अब एक काम करते हैं, हमारे साथ कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक वन वे रैली रही है मार्केट में, वैसे आपके पोर्टफोलियो ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अब यहाँ से आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर, और क्या यहाँ से पैसा बनेगा मार्केट में? बिल्कुल बनेगा और बहुत बनेगा। खाली इतना ही कह सकता हूँ कि आपके समय और टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन तो मुझे नहीं पता है। अगर आपका 3 से 5 साल का होराइजन है तो यहाँ से बहुत पैसा बनेगा। और ये आपको देखेंगे तो कुछ समय पहले भी, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बाजार में एक बहुत अनिश्चितता का माहौल था। जब एसवीबी की क्राइसिस हुई थी, काफी लोग बोल रहे थे कि इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप देखेंगे तो उस टाइम पे तो खराब बाजार में लोगों को थोड़ा डर लगता है, और जब अच्छा चलता है तो लगता है कि आगे यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसी के बीच में मार्केट घूमता है। पर मुझे लगता है कि इंडिया की जो स्टोरी है अनप्रेसिडेंटेड है, हमने बहुत बार बात की है, और सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स इंटैक्ट हैं। तो पैसा यहाँ से भी बनेगा। ओके, तो विकास जी, थीम्स क्या रहेंगी यहाँ से? आप इस समय फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं? जी, थीम कोई बहुत बदलते नहीं है, हमारे सेम ही है। आई थिंक सबसे बड़ा थीम जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जब हम बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं। हमें लगता है कि ये एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी है, तो हम पिछले 2.5 साल में हमारा सबसे बड़ा पैसा इसी में गया है। दूसरा, अगेन सारी लगभग डोमेस्टिक स्टोरीज ही हैं, तो ऑटोमोबाइल में हमको लगता है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक थोड़ा प्ले आउट हुआ है, पर अभी चलते रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छा रिटर्न आया है, पर हो सकता है 3-6 महीने के लिए कंसोलिडेट हो जाए। बट स्ट्रक्चरली इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। एक 15 से 20% की रिटर्न की ग्रोथ देते रहेगा, अर्निंग ग्रोथ भी देते रहेगा। तो वो है, फार्मा एक सेक्टर है जो उभर के आ रहा है, जब हमें लगता है कि डार्क डार्क फोर्स रहेगा और यहाँ से भी पैसा काफी अच्छा बन सकता है। सो थीम्स इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे हैं, वाइड हैं। इस बार की तेजी में एक अच्छी बात है कि जो जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ब्रॉड है, वाइड है। ऐसा कोई एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है नैरो सेक्टर के अंदर। उससे क्या होता है कि एक तो रिस्क कम रहती है, और दूसरा उसको ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में मल्टी फैसेटेड ग्रोथ हो रही है, कोई एक नैरो ग्रोथ नहीं है। नैरो ग्रोथ जब भी होती है तब रिस्क बढ़ जाता है, मल्टी फैसेटेड ग्रोथ होती है तब रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ओके, अच्छा विकास जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। अभी रिसेंट आपकी कुछ लास्ट 1-2 मंथ की बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स रही हैं जिनको आप लोगों ने चेज किया है, बाय किया, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। 1-2 स्टॉक्स में आपके स्कीम रखना चाहूँगा। सैट इंडस्ट्रीज, सर थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, आप लोगों की पिकिंग ऑर्डर में ये क्यों आया, क्या आपने इसमें वरीयता देखी, आपका ये कन्विक्शन कैसे रहा इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र, मैं कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक कोई चर्चा करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें काफी कंप्लायंस के इश्यूज होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन ना करें तो अच्छा है। ओके ओके ओके, मैं चलिए क्षमा चाहूँगा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। आपकी ये बाय लिस्ट में अपीयर हुआ था इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। अच्छा, आते हैं कुछ स्पेसिस पे जो कि बहुत स्ट्रांग मूव दे रहे हैं इस वक्त की। आपने लीडरशिप देखी रिसेंट प्राइस मूव में, कैपिटल गुड्स में रही। इवन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर लाइक बीएचएल उसने भी परफॉर्म किया। कैपिटल गुड्स में सर विकास जी इस वक्त यहाँ से भी और कितना पैसा बनने की संभावना है? अब क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो कि 1-2 साल में आप देखिए, 1400-1500 रुपए का एलएनटी आज करीब करीब 3000 की ट्रेजेक्टरी में पहुंच गया है। अभी और कितना स्पेस बाकी है इस स्पेस में? जो आप क्वेश्चन बार बार पूछना, और कितना स्पेस बाकी है, उस क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से आंसर देता हूँ। आप ये बता दीजिए इंडिया की ग्रोथ में कितना स्पेस बाकी है, फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें कितना स्पेस बाकी है। अगर आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन होगी, तो ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं वो उससे बेनिफिट करेंगे, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि ये सब उसी से अलाइंड है। आप देखेंगे तो आप सेम चीज जित आज आज जो बैंकें हैं, वो जब हमारी 2002 में छोटी इकोनॉमी होती थी, वो सारी उसी से लिंक्ड है, राइट। तो एक अच्छी बात यह है कि आज के समय में जो एक काफी रिफॉर्म्स करने की वजह से जो वीक पॉइंट्स थे इकोनॉमी के, चाहे वो एनपीए आता था हर बार, या फिर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज आते थे, वो रिफॉर्म की वजह से, चाहे वो आईबीसी हो, रेरा हो, जीएसटी हो, इन सब की वजह से काफी सॉलिड और रोबस्ट हो गए हैं। तो इनफैक्ट इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ की दर भी बढ़ रही है और ये रोबस्ट भी है। तो ये सारे के सारे
सेक्टर अच्छे करेंगे। कैपिटल गुड्स में तो अभी इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हुई है, तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाती है। और इस बार तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे जितना बड़ा जोर दिया हुआ है, ये मुझे लगता है काफी सस्टेनेबल रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग देख लें आप चाहे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जिसके अंदर कितना बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेट्रो, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे, इस तरह का पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कभी जिंदगी में इंडिया में हुआ ही नहीं। तो आप उसको मद्देनजर देखेंगे तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो ये जो एक थोड़ा-सा नैरेटिव रहता है, मैं कहूँगा आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बार-बार ये ना कहें कितना बचा है, ये कहिए कि बहुत बचा है, ताकि क्या इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उससे कन्फ्यूज़ ना हो जाए। अच्छा विकास जी, अब इस समय मार्केट में जो एक सेक्टर है जहां पर प्राइस अच्छे हैं लेकिन मूड अच्छा नहीं है, वो है लार्ज कैप आईटी। और कल हमने टेक महिंद्रा के भी नंबर्स देखे, वो भी काफ़ी ख़राब रहे। आप क्योंकि काफ़ी एफआईआई से बात करते हैं और काफ़ी यूएस ट्रिप्स वगैरह भी करते हैं, इस समय क्या एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, या फिर अभी इस सेक्टर को अवॉइड करना बेटर रहेगा? बिल्कुल आनंद, अच्छा सवाल पूछा आपने। आईटी के अंदर देखिए आप, एक तो मतलब आईटी सेक्टर पर से ओवरऑल ठीक करेगा और कर रहा है, रादर मैं तो ये मानना चाहूंगा कि कोई भी सेक्टर वन वे कभी नहीं जाता है ऊपर। जैसा कि केमिकल 2021 में बहुत अच्छा किया, 22 में अभी अच्छा नहीं किया, 23 में अच्छा नहीं कर रहा है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर खत्म हो गया, उसके भी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, राइट? और सेम वे आईटी के अंदर भी मेरा ये मानना है कि कुछ कंसोलिडेशन हुआ है पिछले समय में, बट स्टॉक्स ऑल्सो ये साल में सारे आईटी स्टॉक्स अब 15 से 20% हैं, कुछ को छोड़ के। तो आईटी में डिमांड अच्छी है, ग्रोथ अच्छा चल रहा है। कुछ जो स्पेसिफिक सेगमेंट जैसे ईआर&डी है या फिर नीश सेगमेंट्स है, दे आर ग्रोइंग इवन फास्टर, 20 से 25% ग्रो कर रहे हैं। तो आइडिया है कि उन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जहां से आपको 20 से 25% की ग्रोथ अर्निंग्स में मिल सकती है, और ऐसी हमको दिख रही है कंपनी जिनमें हो रही है। तो हम तो उन्हीं कंपनियों में ढूंढते हैं। तो आईटी पर से सेक्टर में कुछ गड़बड़ नहीं है। लार्ज कंपनीज है थोड़ी स्लो ग्रो करेंगी, स्मॉलर कंपनी है वो फास्ट ग्रो करेगी। और दूसरा मैं मानता हूं कि आईटी जो सेक्टर है वो यूएस इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन पे एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स का माहौल कम बनने पे बनेगा, अगले 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जब भी होगा, मैं नहीं कह सकता कब होगा, पर जल्दी होगा इतना मैं मानता हूँ। तो तब भी होगा, तब आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्ले उससे बनेगा। एंड तो उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा सेक्टर जहां पे आज जो आपने सवाल पूछा कि केमिकल्स है, जहां पे कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता, सबको लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो गया। केमिकल्स ऑल्सो एक डिकेडल स्टोरी है, वहां पर भी बहुत पैसे बनेंगे। पर जो पिछले 1-1.5 साल में इन्वेंट्री करेक्शन, प्राइस करेक्शन हुआ, उसके वजह से काफी स्टॉक्स ने बीटिंग लिया है। पर वहीं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होता है तो मैं मानता हूँ वो सेगमेंट भी एक बड़े फोकस के साथ देखना चाहिए। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की और मैन्युफैक्चरिंग पे तो आप बहुत टाइम से बुलिश रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे अर्ली मूवर्स में रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस डिफेंस ने बहुत शानदार मूव दिखाए हैं। और मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एक डिफेंस कंपनी में आपका खुद का बड़ा स्टेक भी है। तो डिफेंस में इस समय क्या ये जो तेज़ी बनी है ये अभी भी यहाँ से सस्टेन करेगी विकास, या फिर अब थोड़ा सा ओवरबॉट हो रही है ये जगह? मैं मानता हूँ डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें स्ट्रक्चरल बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वहां पे थोड़ा एक यूफोरिया का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेट छोटा है और ज्यादा प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी खरीदता है तो उसका ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, और वही प्रिसाइजली सारे डिफेंस के अंदर हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जहां जहां आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ वगैरह दिखती हो वहीं पे ले, बट जनरली डिफेंस सेगमेंट में मैं कहूंगा थोड़ा कॉशन एडवाइस करूंगा। जैसे कि वापस आपको बताऊंगा, केमिकल के अंदर 21 के अंदर सबको लगता था कि ये तो अभी बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कुछ भी वन वे नहीं चलता है, सब कुछ स्टेप फंक्शन में होता है, टाइम आते हैं, करेक्शंस आते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसको फोमो फील करके मत लीजिए। डिफेंस में अपॉर्चुनिटी आएगी और मिलेगी, पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहना चाहिए। वैल्यूएशंस को आप बिल्कुल ध्यान रखें लेने से पहले। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और स्पेसेस पे अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब एक